हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं, है ना? आपके 71st बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी में आपको पता है कि हर साल 10 से 15 क्वेश्चन आने तो फिक्स ही है पॉलिटी से, है ना? और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं अलग अलग पीसीएस एग्जामिनेशन में, है ना? आपको पता है कि घटना चक्र जाना जाता है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन के लिए। इसमें सारे ही पीसीएस के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही इस सीरीज का मकसद है, ठीक है? ये वीडियो 71st बीपीएससी के लिए भी होने वाली है और जो भी एग्जाम्स देना चाहते हैं आप उन सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घटना चक्र तो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं यूपीएससी के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है अभी पार्लियामेंट के बारे में, है ना? पार्लियामेंट के बारे में जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हर साल देखे जाते हैं आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट वाला टॉपिक ही उठाएंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बीपीएससी आपको पता है कि कई बार बहुत ज्यादा फैक्चुअल जाता है, तो आपको थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना होगा। उस पर ध्यान देंगे और समझते हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कहां पूछा है? पहले ये देखो, बीपीएससी में ही पूछा जा चुका है 2001 में। इसमें पूछा है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एक कैंडिडेट की अगर वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होना अनिवार्य है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सिंपल सी चीज है, सीधे याद कर लो, ठीक है? सीधा इसको याद कर सकते हो कि अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है ना? तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 ईयर्स चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, जो कि हाउस ऑफ एल्डर्स है, उनका इलेक्शन लड़ने के लिए आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? 30 ईयर्स, ठीक है? तो याद रखो कि लोअर हाउस के लिए 25 कम और राज्यसभा जो कि अपर हाउस है उसके लिए 30 ईयर्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? साथ में पंचायत का भी याद रख लो कि और पंचायत इन सब का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स, ठीक है? तो याद रहेगा, पंचायत के लिए 21 साल, लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल, ठीक है? काफी सिंपल है, काफी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है? समझ में आया? लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल और पंचायत के लिए 21 साल इंपॉर्टेंट है, होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगली बार हो सकता है राज्यसभा से क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, है ना? पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता ही है कि अभी न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन भी हुआ था, जिसको हम लोग संसद भी कहते हैं। पार्लियामेंट को ही संसद भी हम लोग कहते हैं। न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है कहाँ पे? जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है उसके जस्ट बगल में ही, है ना? ओल्ड पार्लियामेंट को अब हम लोग संविधान सदन नाम से जानेंगे। किस नाम से? संविधान सदन नाम से जानेंगे। और जो हमारा जो जो भी काम होता था पार्लियामेंट का, वो इस वाले स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? के बारे में भी अभी हम लोग कुछ चीज जानेंगे। उससे पहले पार्लियामेंट के बारे में आपको पता है, मैं कुछ और चीजें बताते हुए चलता हूं ताकि वहां से भी आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप आराम से सॉल्व कर पाओ, है ना? पार्लियामेंट क्या है? ये हमारी हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है। जितने भी कानून है वो कहाँ बनते हैं? हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही बनते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है, हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारे पूरे सिस्टम का, ठीक है? यहीं से सारे बड़े कानून बनाए जाते हैं। पूरे देश के कानून पार्लियामेंट से ही बनाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सुप्रीम का दर्जा दिया है, ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे सुप्रीम का दर्जा दिया है कि जो जो हमारा पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। ये चीज आप थोड़ा सा अपने माइंड में क्लियर करते हुए चलोगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। हमारा जो पार्लियामेंट है, एक सेकेंड। हम्म तो जो हमारा पार्लियामेंट है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये हमारा हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है। हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसलिए ये सुप्रीम है, क्योंकि यही तो कानून बनाएगी पूरे इंडिया के लिए। इसलिए ये सुप्रीम है, बट ये सोवरेन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये सुप्रीम है। अगर क्वेश्चन आएगा कि ये सुप्रीम है तो इसको आप करेक्ट करके आ सकते हो, ठीक है? पर ये सोवरेन नहीं है। सोवरेन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम है मतलब है, बट सोवरेन नहीं है। सुप्रीम इसलिए है क्योंकि ये हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्योंकि यहीं से सारे कानून बनेंगे। सोवरेन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस दिए गए हैं और जुडिशरी उन्हीं चेक्स एंड बैलेंसेस चेक करता रहता है हमेशा पार्लियामेंट को कि कोई ये ऐसा कानून तो नहीं बना रहे जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाए या जो हमारे देश के जो सिटीजन है उनके लिए खतरा बन जाए। तो एक तरीके से चेक भी रखा गया है। इसलिए जो हमारी पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है,
बट ये सुप्रीम है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हमेशा के लिए आप ध्यान रखना, इस पार्लियामेंट के ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और इसका एक और पार्ट है जिसे हम लोग प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखोगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट का कि इसके कितने पार्ट्स है, तो लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग लोकसभा राज्यसभा ध्यान रखते हैं बट प्रेसिडेंट ध्यान नहीं रखते। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ये मेंबर ऑफ द हाउस नहीं है। अगर आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रेसिडेंट है, ये क्या है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपको ध्यान रखना है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो भाई हो ही नहीं सकता। ये क्या है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, बट ये मेंबर नहीं है। इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का बट ये मेंबर नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंटीग्रल पार्ट से मतलब ये है कि कोई भी कानून, आपको पता है कोई भी जब बिल पेश किया जाता है तो दोनों सदनों से पास होने के बाद वो पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और अगर उनकी अनुमति होती है, उनकी साइन होती है, उसके बाद ही कोई भी जो बिल है वो एक्ट बन सकता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहां से भी कोई बार क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे। और मैंने आपको इसके एज से रिलेटेड तो बता ही दिया कि लोकसभा के लिए कितना मिनिमम एज चाहिए, 25, फिर राज्यसभा के लिए 30 एंड पार्लियामेंट के लिए, सॉरी, पंचायत के लिए 21, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो आर्टिकल 84 बी में क्या कहा गया है, आर्टिकल 84 बी में कहा गया है कि मिनिमम एज 25 होनी चाहिए लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 इयर्स, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये जो नई बिल्डिंग हमारी बनी है पार्लियामेंट की, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसे किसने बनाया है, इसे बनाया है इस व्यक्ति ने जिसका नाम है बीमल पटेल। ये कौन है, ये है आर्किटेक्ट, ठीक है। आर्किटेक्ट है न्यू बिल्डिंग के, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कब बनी, ये बनी 2023 के अंदर, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपकी बीपीएससी में कि कौन इसका आर्किटेक्ट है, तो बीमल पटेल इसके आर्किटेक्ट हैं। और इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है, इसका जो टोटल एरिया है 64,500 स्क्वायर किलोमीटर है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। इसके 3 मेन गेट भी हैं, उन तीनों मेन गेट का नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उन तीनों मेन गेट्स का नाम मुझे बताएंगे, उन तीनों मेन गेट्स का नाम क्या है, ये चीज आप मेरे को क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगेन सेम टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया है, कहां पे, बीपीएससी 2017 में, ठीक है। मतलब अगर आप पीवाईक्यू कर रहे होते तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मिनिमम एज मैंने आपको बताया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन से हो सकते हैं, या तो वो लोकसभा से हो या तो वो राज्यसभा से हो, है ना। राज्यसभा से होगा तो कितना चाहिए, 30 चाहिए, और लोकसभा के लिए कितना चाहिए, 25 चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सर 25 लगाएंगे कि 30 लगाएं कि ये लगाएं मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपसे मिनिमम एज पूछे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपको बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 25 तो मिनिमम होनी चाहिए। 25 हो जाएगी आपके पास तो आप लोकसभा के मेंबर बन जाओगे। तो 25 इज द करेक्ट आंसर। ई मत लगा के आ जाना कि यार 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव करके आ जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा कैच है, इसको ध्यान रखोगे। सेकंड क्वेश्चन भी कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इन ऑर्डर टू बी चूजन अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अ पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन एज ऑफ, अगेन 25 इयर्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप इसकी वर्डिंग्स को पहचानो कि किस टाइप से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन रहता है बट उसे अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की वर्डिंग्स कुछ भी हो सकती है, वर्डिंग्स पे ध्यान दो, और पर उसका आंसर जो है वही है। लोकसभा जो के 25, राज्यसभा के 30 और पंचायत वाला पूछा है तो आपसे 21, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इलेक्शन टू द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन से रिलेटेड इसमें से क्या सही नहीं है। पहला देखिए, द इलेक्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ये तो बिल्कुल सही है ना। ये तो हम लोग हमेशा सही पढ़ते हैं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे ही हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बी है, द इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन। यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि कोई भी इलेक्शन होता है तो उसे इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करता है, ये तो सबको ही पता है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, द इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे होगा भाई, प्रेसिडेंट को तो कौन चूज करते हैं, ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो चूज करते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट कैसे आ सकता है, ठीक है। और जो भी इलेक्शन का जो भी जिम्मा है वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो संभालती है कि किस टाइप के इलेक्शन, मतलब किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे, तो उसका जो भी तरीका होने वाला है वो पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सेम बात लिखी गई है आर्टिकल 324 में, जहां पे कहा गया है कि इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल किसके पास होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप ध्यान रखेंगे।
कि इसका काम क्या है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल पूरे इलेक्शन पे बनाए रखना। ठीक है, ये बहुत टाइप के इलेक्शंस कराती है, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, राज्यसभा का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कौन कराएगा, ये भी कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पंचायत का इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, स्टेट में भी जो भी इलेक्शंस होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, वो भी कौन कंडक्ट कराएगा, वो भी कराएगा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी इलेक्शन, जैसे कि बिहार का इलेक्शन हो गया, यूपी का इलेक्शन हो गया, कौन कंडक्ट कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पंचायत का कौन कराएगा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का, पंचायत म्युनिसिपैलिटीज का कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। काफी इजी सा क्वेश्चन है, पर इसको आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार बन सकता है। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस बार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस बार 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने कंप्लीट हो चुके हैं, 75 ईयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसका पहली बार गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 25 जैन 1950 को। और इसलिए हम लोग 25 जनवरी को हर साल क्या बनाते हैं, हर साल हम लोग नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो नेशनल वोटर्स डे कब बनता है, वोटर्स डे मनाते हैं 25 जनवरी को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेशनल वोटर्स डे हम लोग 2011 से लगातार बना रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं 2025 के अंदर, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और 25 जनवरी को हम लोग हमेशा नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, और हर साल हम लोग 2011 से लगातार ही हम लोग ये नेशनल वोटर्स डे मनाते हुए आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपको। आर्टिकल 324 देख लो, इसमें सेम बात कही गई है। इसके बहुत सारे क्लॉज हैं, सब क्लॉज है, पर इसमें आप ये देखो कि इसमें आर्टिकल 324 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 324 1 और 2। ठीक है, इसमें बात करी जा रही है कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा। और इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा, ये इसके सेकंड पार्ट में बात करी जा रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा जब इलेक्शन कमीशन वाला हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उस टाइम। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 324 क्या है, और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको कौन हैंडल करेगा, उसे हमेशा इलेक्शन कमीशन हैंडल करेगा, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैंडल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा और नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। ठीक है, अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो आप कौन कौन सा व्यक्ति है जो कि नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है वो हमेशा सिटीजन ही करेगा। ठीक है, पहली बात तो सिटीजन होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि वो देश का नागरिक नहीं है पर आके चुनाव लड़ ले रहा है ना। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति है, बस वो यहाँ पे रह रहा है, इस बेसिस पे क्या बोलते हैं चुनाव लड़ ले रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया, नहीं, कोई भी इंडिया में रह रहा है वो लड़ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सिटीजन होना जरूरी है। सेकंड देखिए, अ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, नहीं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब इलेक्टोरल रोल में अगर आपका नाम है और आप इंडिया के सिटीजन है, दैट मीन्स कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, और लोकसभा के इलेक्शन के लिए 25 ईयर्स आपकी उम्र होना भी जरूरी है। यही दो एक तरीके से क्राइटेरिया है अगर आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करना चाहते हैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो सेम चीज पूछी गई थी, तो आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। ये सारी चीजें कहां दी गई है, ये सारी चीजें आपकी सेक्शन 4D ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दी गई है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि सेक्शन 4D में दी गई है कि किस में दी गई है, बस इतना ध्यान हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बताया गया है कि आप सिटीजन होने जरूरी है अगर आप देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपको कवर हो चुकी होगी। दो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 25 ईयर्स ऑफ एज, और आप क्या होने चाहिए, आप सिटीजन होने चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां के आप वोटर भी होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ये वाला ऑप्शन देके आपको फंसा दे कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहीं से आपका वोटर होना भी जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो कि दो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही इलेक्टोरल रोल में उनका दो दो जगह नाम होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से में होना, का वोटर होना आपका जरूरी नहीं है, जरूरी क्राइटेरिया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक 25 ईयर्स ऑफ एज, ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन
एरिया, पॉवर्टी या लैंग्वेज? तो आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा पॉपुलेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो पॉवर्टी तो हो नहीं सकता कि गरीबी के हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे कि कितनी सीट्स होगी वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, नहीं। लैंग्वेज भी नहीं हो सकता, कंफ्यूजन होगी पॉपुलेशन और एरिया में, पर आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया है, पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कितनी सीट्स होंगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है लोकसभा में, है ना। पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे कि हम लोग पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं, जितनी सीट्स हैं इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि वो प्रोपोर्शनेट रहे किसके, वहां के नंबर ऑफ सीट्स से उस स्टेट के, ठीक है। ताकि जो पॉपुलेशन है लगभग लगभग हर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम सी रहे। ऐसा नहीं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा लोग हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एकदम ही कम लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको लगभग लगभग सेम ही नंबर ऑफ पीपल मिलेंगे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, नॉट एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 of Constitution of India, the allocation of seats in the Lok Sabha to the state is on the basis of 1971। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। 1971 में जो सेंसस हुआ था उसके ही बेसिस पे हम लोग अभी तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको मेंटेन करके चलते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। देखो आर्टिकल 82 क्या कहता है, आर्टिकल 82 कहता है कि हर एक सेंसस होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में छेड़छाड़ की जाएगी, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज करा जाएगा, ठीक है। अब इसका मकसद क्यों मकसद क्या था ये कहने का मकसद ये था क्योंकि हर 10 साल बाद लोग बहुत सारे वहां से बाहर निकलते हैं, कुछ लोग अंदर भी आते हैं, तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है ना। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग वहां से खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हों, तो उसकी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा लोग हो जाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम लोग हो जाएंगे, तो इसलिए आर्टिकल 82 में ये चीज कही गई थी। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 82 में क्या कहते हैं कि सेंसस होने के बाद हर एक सेंसस होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज होगा, ठीक है। बट यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया 1976 के अंदर, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसको हम लोग फ्रीज करते हैं ना। फ्रीज इसलिए करते हैं कि आपको पता है कि जैसे कि अभी हम लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उस टाइम भी सेम तरीके की बातें चलती थी। उस टाइम बहुत सारे स्टेट्स थे जो कि ध्यान दे रहे थे अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, है ना। मतलब वो डेवलप्ड स्टेट भी बन रहे थे। अब वो क्या सोचेंगे यार कि हम लोग पॉपुलेशन कम जाएगी, कम होगी, तो उसकी वजह से हमारी नंबर ऑफ सीट्स भी कम जाएगी, तो वो इसी पे ध्यान ही क्यों देते हैं ना। इसलिए जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको फ्रीज कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अब उसको बदला नहीं जाएगा, उसके नंबर को बढ़ाया नहीं जाएगा लोकसभा के अंदर, ये चीज फ्रीज कर दी गई। इसलिए तब से लेके अभी तक हम लोग 1971 के सेंसस को ही फॉलो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था तो इसे फ्रीज किया गया था ईयर 2000 तक। 2000 तक हम लोग क्या करेंगे, सेमी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहने वाली है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और फिर से चेंज किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कुछ नए कॉन्स्टिट्यूएंसीज आएंगे और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये 1976 में लाया गया था। बट इसके बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2001 के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाके फ्रीज कर दिया गया था 2000 तक, है ना, कि 2000 तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज नहीं किया जाएगा। 2001 में 84th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया कि 2026 तक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए आप अभी सुन रहे होंगे बार बार सेंसस के बारे में, है ना, सेंसस के बारे में न्यूज में क्यों, इस बार सेंसस होगा और इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सी जो स्टेट्स है उसको कितनी सीट्स मिलने वाली है लोकसभा के अंदर, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाली है, ठीक है। इसलिए जो साउथ के लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, साउथ के पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि कहीं उनके नंबर ऑफ सीट्स कम ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिहार की तो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा, है ना, बट बहुत सारे साउथ की पॉपुलेशन है जिनकी जो पॉपुलेशन है वो उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई इस तरीके का आप इसको फिर से फ्रीज कर दो, आपको इस बार आप डिलिमिटेशन कमीशन बिठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम लोग सवाल उठाएंगे। ये किसने कहा है, ये साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 82 में कहा गया कि सेंसस के हर हर सेंसस के बाद हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन बैठाएंगे और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज किया जाएगा, बट उसे फ्रीज कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ईयर 2000 तक। बट उसके बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट फिर से लाया गया और उसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। और अब क्या होगा, अब होगा सेंसस और उसके बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंज किया जाएगा। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियर हो गया। अब इस बेसिस पे बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देख लो आर्टिकल 82 में क्या कहा गया है, रीएडजस्टमेंट ऑफ आफ्टर ईच सेंसस, बट अब नहीं होगा, 2026 तक नहीं होगा, बट 2026 के बाद हो सकता है, ठीक है। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 8, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट इन लोकसभा इज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट लैंग्वेज है ना, कि अभी नंबर ऑफ सीट्स, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट इन द लोकसभा इज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 1971 तक, ठीक है, मतलब 2026 तक तो यही रहने वाला है। 1971 के क्राइटेरिया को ही हम लोग फॉलो करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बट ये अब ये बहुत जल्दी बदल जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। देख लो, यूपीएससी में भी पूछा आ चुका है 2003 में और बीपीएससी में भी पूछा आ चुका है 1998 के अंदर। फिर देखो, बीपीएससी में फिर से 2005 के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया कि द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस, अप टू विच ईयर डज दिस रिमेन इंटैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2026। काफी इजी है, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census. They shall remain unaltered till the first census to be taken after the year अगेन 2026, है ना। और ये कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया था? 84th अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत 2026 के लिए फ्रीज किया गया है, कौन से अमेंडमेंट के तहत? 84th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द लोकसभा इज डन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। द डिलिमिटेशन हैज बीन फ्रीज्ड टिल व्हिच ईयर? अगेन 2026, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इजी बन जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूछा क्या है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आप देखो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखी गई है लोकसभा की, ये पूछा गया है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है कि कितने टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि टोटल कितनी सीट्स है। अभी अभी तक मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 552, ये आपको ध्यान रखोगे, ठीक है। 2020 तक 552 टोटल सीट्स थी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना था? 552 था। बट 2020 के अंदर 104, 2020 के अंदर 2020 के अंदर 104 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 104th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और इसके तहत दो सीट्स जो कि पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व की जाती थी, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डोमिनेट करते थे, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की है वो कितनी है? 550। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा, 550 इसका करेक्ट आंसर होगा। जब ये क्वेश्चन आया था एमपीपीसीएस 2008 में, तो इसका आंसर 552 हो सकता था, बट अब इसका आंसर क्या लगा के आएंगे आप? इसका आंसर आप लगा के आएंगे 550। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होगे। 550 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो दो सीट्स थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, उसे तो हटा दिया गया, हटाया गया, इसे 2020 में हटाया गया, है ना। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 104th अमेंडमेंट के तहत। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 550 इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो, सेम चीज मैंने बता रखा है कि 552 पहले सीट्स थी हमारे पास। 530 कहां से आते थे? स्टेट से। 20 कहां से आते थे? यूटी से। और 2 सीट्स कहां से आती थी? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, है ना। बट ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 104th अमेंडमेंट के तहत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। अब सिर्फ 550 सीट ही है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को इसलिए भी हटाया गया क्योंकि यार वो नंबर ऑफ पीपल में बहुत ज्यादा कम थे, है ना। उतने ज्यादा लोग थे ही नहीं, तो जरूरत थी ही नहीं हमें कि उनके लिए एक अलग से सीट्स रिजर्व की जाए। मतलब कुछ ही 100 लोग थे, तो उनके लिए अलग से सीट्स क्यों रिजर्व की जाए, वो भी दो, है ना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ऐसे भी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, मतलब उसका जो पिताजी थे वो इंग्लिश होंगे और जो माता थी वो इंडियन होगी, तो वो तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल चुके हैं, तो वो नॉर्मली भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनके लिए अलग से सीट्स रिजर्व करने का क्या मतलब बनता है? तो इसलिए उसे हटा दिया गया है फिलहाल के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ये है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होंगे, कौन से अमेंडमेंट के तहत बदल दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए अगेन थोड़ा सा पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि जब हमारी लोकसभा बनी थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि हमारे पास 550 सीट्स होंगी। इसके लिए लोकसभा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, है ना। कुछ सीट्स को चेंज किया गया और उसके बाद
ये सीट्स बढ़ा के कितनी कर दी गई, 525 कर दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से 500 आती थी कहां से, स्टेट से, और 25 आती थी यूनियन टेरिटरी से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आपको पता ही होगा। इसके तहत ये चीज करी गई थी। बाद में क्या हुआ, बाद में 31st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, बाद में 31st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और उसके तहत इस सीट्स को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 545 किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के तहत, 31st अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कब, 1973 के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार ने ये चीज किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। पहले कितनी सीट्स थी ओरिजिनली, 500 थी, फिर उसको बढ़ा के, ये 550 नहीं है, ये 500 है, ठीक है। उसको बढ़ा के 525 कर दी गई, और फिर उसको बढ़ा के 545 कर दी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये चीज किया गया था, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 525 कर दिया गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि 7th एंड 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा की जो सीट्स थी, नंबर ऑफ सीट्स थी, उसको बढ़ा दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे प्रेजेंटली पूछा है कि प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारी लोकसभा की, तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल स्ट्रेंथ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ हमारी लोकसभा की अभी 550, 550 हो सकते हैं, बट अभी कितनी है, अभी है हमारी 543। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी टोटल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 543 है, क्योंकि इससे आगे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब एक बार हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देख लो, सेम चीज मैंने आपको बताया है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या हुआ था, कुछ सीट्स बढ़ा दी गई थी, 530 कर दी गई थी 500 से, और 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था, 545 सीट्स कर दी गई थी। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट और 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545 थ्रू विच अमेंडमेंट, याद रहेगा 525 से 545 कौन से अमेंडमेंट के तहत कर दिया गया, तो 31st अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं। 7th अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था, 500 से 525 कर दिया गया था, है ना। और फिर 31st अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, 525 से 545 कर दिया गया, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलोगे। 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। के आंसर्स भी आप देख सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा कैन बी, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 550 इसका करेक्ट आंसर है। 2006 में आया है, ठीक है। तो उस टाइम में करेक्ट आंसर तो आई थिंक नहीं होना चाहिए था, 550 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी चीज आर्टिकल 81 में कही गई है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बट मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि कितनी सीट्स, कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 550 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, कितने करंटली है, 543 इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, ये देखो मैंने लोकसभा के सीधा लाइक उसके डैशबोर्ड से भी उठा लिया था कि अभी हमारे पास टोटल 530 मेंबर्स है, जो कि कहां से आ रहे हैं, स्टेट से आ रहे हैं, और 20 मेंबर्स कहां से आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। ये सीधा सीधा लोकसभा के उस पर लिखा गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंटली कितने हैं लोकसभा में, 543 सीट्स हैं, जहां से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आगे के क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। देखो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी से कितने मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो 20 हो सकता है। और ये सारी बातें किसमें लिखी गई है, आर्टिकल 81 में लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि 530 तो कहां से आएगा, स्टेट से आएगा, और 20 कहां से आएगा, यूनियन टेरिटरी से आएगा, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, सेम चीज आर्टिकल 81 में आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इन द जनरल इलेक्शन 2009, ये तो आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, है ना, आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फ्रॉम यूटीज इन लोकसभा, यूटी से कितनी सीट्स है, तो अगेन 20 है। सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है अलग अलग पीसेस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन आएगा आपके बीपीएससी में भी, तो आप सोचोगे कि यार कुछ नया क्वेश्चन आ गया, अगर वो छोड़ के आया आप, तो समझ लो आपके मतलब बीपीएससी में फिर आपका प्रीलिम्स होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व होंगी लोकसभा के अंदर, ये कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये चीज कही गई है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। फिर से नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो एक बार हम लोग बेसिक समझ लेंगे। ये चीज ध्यान रखो कि आर्टिकल 330 जो है वो कहता है कि लोकसभा में कुछ सीट्स रिजर्व होंगी, किसकी, एससी और एसटी की, ठीक है। इसकी रिजर्व होगी, एससी एंड एसटी की रिजर्व होगी कहां पे, लोकसभा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसमें कहा गया है, ये कहा गया आर्टिकल 330 के अंदर, आर्टिकल 330 के अंदर, ठीक है।
उसके बाद आर्टिकल 332 के अंदर सेम बात कही गई है, और ये स्टेट के पर्सपेक्टिव से कही गई है कि जो एससी और एसटी की जो सीट्स हैं, वो स्टेट्स में भी रिजर्व रहेगी। कौन सा आर्टिकल के अंदर कही गई है? आर्टिकल 332 के अंदर कही गई है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 अब आपको ध्यान रहेगा। आर्टिकल 331 किसकी बात करता है? ये बात करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, कि इनकी भी सीट्स रिजर्व होंगी और इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे यहाँ पे लोकसभा के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 331 ये बात करता है लोकसभा के अंदर। आर्टिकल 333 बात करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की स्टेट्स के अंदर, ठीक है? ये नेशनल लेवल पे और ये स्टेट लेवल पे आर्टिकल 331, आर्टिकल 333। बट अब ये पूरा हटा ही दिया गया है 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसलिए मैंने आपको 104th अमेंडमेंट एक्ट बताया था 2020 में लाके, उसे हटा दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब कोई भी इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आर्टिकल 330 किसकी बात करता है? एससी एंड एसटी की रिजर्वेशन की बात करता है लोकसभा में। आर्टिकल 332 किसकी बात करता है? एससी एंड एसटी की रिजर्वेशन की बात करता है स्टेट के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा-सा पढ़ भी सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं कि 104th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था जो 2020 में इसे पास कर दिया गया था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं।